Assalamualaikum students. Hope you are all well. In today's lecture, we will study about reticulocyte count. रेटिकुलोसाइट्स बेसिकली इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं. हमारा मेच्योर रेड ब्लड सेल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तभी वो एक मेच्योर सेल बनता है जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. अब हमारे पास रेटिकुलोसाइट के स्टेज पे आ रहा होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. देन वो हमारे पास कन्वर्ट होता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में. देन वो हमारे पास कन्वर्ट होता है पोली क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में. देन वो कन्वर्ट होता है नॉर्मोब्लास्ट में. देन वो कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट में. देन वो हमारे पास एक मेच्योर रेड ब्लड सेल बन जाता है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट. अब हम लोग चलते हैं रेटिकुलो काउंट साइट काउंट की तरफ. दे आर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स स्लाइटली लार्जर इन साइज देन मेच्योर वंस. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं. मेच्योर रेड ब्लड को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट. तो उससे एक स्टेज पहले जो सेल होता है आरबीसी उसे कहा जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट. रेटिकुलोसाइट. अब उसका साइज उन्होंने बताया कि मेच्योर रेड ब्लड सेल से ज्यादा होता है. एक मेच्योर रेड ब्लड सेल का साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर. अब रेटिकुलोसाइट का जो साइज होगा वो इससे ज्यादा होगा. इट कंटेन्स बेसोफिलिक राइबोसोमल आरएनए. अब इसमें हमारे पास बेसोफिलिक राइबोसोमल आरएनए होता है. अब जो रेटिकुलोसाइट होते हैं ना इसमें से न्यूक्लियस निकल गया होता है. न्यूक्लियस की इजेक्शन हो गई होती है इसमें से. लेकिन इसके राइबोसोम में ना आरएनए की कुछ एग्रीगेट्स होते हैं जिसको कहा गया है बेसोफिलिक राइबोसोमल आरएनए. अब जो बेसोफिलिक राइबोसोमल आरएनए है ना ये सिर्फ स्टेन होता है एजियोर्बी के साथ, न्यू मिथाइलिन ब्लू के साथ. इसके अलावा ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू के साथ इसकी स्टेनिंग होती है तभी ये हमें माइक्रोस्कोपी में विजिबल नजर आता है. डन टू डायग्नोज एनीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट. एनीमिया को अगर हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तब भी सेल्स की प्रोडक्शन चेक करने के लिए करवाया जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट. नेक्स्ट चलते हैं इसके मेथड की तरफ. इसको मेजर करने के लिए इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक मैनुअल मेथड होता है और एक मेथड होता है ऑटोमेटिक. मैनुअल में बेसिकली सुप्रा वाइटल स्टेनिंग की जा रही होती है. सुप्रा वाइटल मीन्स द स्टेनिंग ऑफ सेल इन द लिविंग स्टेट. जबकि ऑटोमेशन में हम लोग मेथड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फ्लो साइटोमेट्री. लेकिन मोस्टली मैनुअल मेथड यूज किया जाता है जिसमें सेल्स की सुप्रा वाइटल स्टेनिंग की जाती है. नेक्स्ट चलते हैं. अगर हम लोग मैनुअली इस टेस्ट को परफॉर्म करें तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. इसके लिए हमें पाइपेट चाहिए होता है, ग्लास स्लाइड्स चाहिए होती है, टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, इंक्यूबेटर चाहिए होता है या वाटर बाथ भी यूज कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर. इसके अलावा सेपरेटर रिक्वायर्ड होता है. ईडीटीए ब्लड चाहिए होता है. ईडीटीए ब्लड तकरीबन हम लोग हर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ये ईडीटीए वायल में हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है जिसे कहा जाता है ईडीटीए इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जिसने हमारे ब्लड में मौजूद कैल्शियम आयंस की चिलेशन करनी होती है और ब्लड को क्लॉट होने से बचाना होता है. इसके अलावा इसके लिए रिक्वायर्ड होता है रेटिकुलोसाइट स्टेन. अब ये जो रेटिकुलोसाइट स्टेन है ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी हो सकता है. इसके अलावा हम लोग अगर इसको खुद प्रिपेयर करना हो तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. इसके लिए हमें चाहिए होती है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू. इसके
चाहिए होता है नॉर्मल सेलाइन। इसके अलावा हमें चाहिए होता है सोडियम सिट्रेट। सबसे पहले हम लोगों ने एक बोतल ले लेनी है या एक बीकर ले लेना है, उसमें हम लोगों ने ऐड करना है 1 ग्राम ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और 100 ml ऐड कर देना है इसमें नॉर्मल सेलाइन। दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, डिसॉल्व कर लेना है। देन इसमें ऐड करना है 0.4 ग्राम सोडियम सिट्रेट और इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना और हमारे पास तैयार हो जाएगा रेटिक्युलोसाइट स्टेन। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। Place 3 drops of stain in a test tube and add equal drops of EDTA blood. अब हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हम लोगों ने ऐड करना है 3 ड्रॉप इस रेटिकुलोसाइट स्टेन के और 3 ही ड्रॉप्स EDTA ब्लड के। अब ड्रॉप्स तो कोई हम लोग छोटा भी डाल सकते हैं, कोई बड़ा भी डाल सकते हैं, इस तरह हमारी स्टेन की मेजरमेंट खराब हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने ले लिया 100 माइक्रोलीटर रेटिकुलोसाइट स्टेन और 100 ही माइक्रोलीटर हम लोगों ने ले लिया EDTA ब्लड। एक ट्यूब लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 100 माइक्रोलीटर रेटिक स्टेन और 100 ही माइक्रोलीटर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है ब्लड। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पेशेंट को एनीमिया होगा, ऑब्वियसली CBC रिपोर्ट देकर हम लोग इतना तो इंटरप्रेट कर लेंगे कि इस पेशेंट को एनीमिया है या नहीं। अब अगर पेशेंट को एनीमिया होगा तो इसमें केस में हम लोगों ने क्या करना है, स्टेन की अमाउंट तो हम लोगों ने उतनी ही रखनी है, 100 माइक्रोलीटर ही स्टेन लेना है, लेकिन हम लोगों ने ब्लड की अमाउंट को डबल कर देना है। जैसे हम लोगों ने 100 माइक्रोलीटर स्टेन लिया था, 100 ब्लड लिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 200 माइक्रोलीटर ब्लड ले लेंगे, स्टेन उतना ही हम लोग लेंगे। इसमें डालने के बाद उसको मिक्स करना और उसको इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। वाटर बाथ में या फिर इंक्यूबेटर में भी इसको इंक्यूबेट कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड फिल्म्स को तैयार करना है ग्लास स्लाइड पर। सिंपली हम लोगों ने ये ट्यूब लेनी है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, ट्यूब पर हम लोगों ने 1 ड्रॉप ऐड करना है। रेटिकुलोसाइट स्टेन में अपना ब्लड ऐड किया, वो हम लोगों ने सिंपली 1 ड्रॉप ऐड कर देना है पाइपेट की हेल्प से या ड्रॉपर की हेल्प से स्लाइड के ऊपर। फिर जिस तरह से हम लोग अपने ब्लड फिल्म प्रिपरेशन तैयार करते हैं, सेपरेटर की हेल्प से थोड़ा सा उसको बैक साइड पुश करते हैं। बैक साइड पुश करने के बाद जब वो ड्रॉप स्प्रेड कर देता है तो हम लोग इस तरह से उसको आगे की तरफ करते हैं। इस तरह हमारे पास टेल बन जाती है और इस तरह हमारे पास एक स्मेयर भी तैयार हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। अब किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, रेटिक्स काउंट का फॉर्मूला है रेटिक्स काउंटेड डिवाइडेड बाय RBC काउंटेड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 RBCs में अपने रेटिक्स काउंट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 हम लोगों ने RBCs देखे हैं तो उसमें हमारे पास रेटिक काउंट हमें नजर आया है 500। हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट हमें माइक्रोस्कोप में नजर आया, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास आ गए 50% रेटिकुलोसाइट काउंट। नॉर्मली इसका काउंट होता है 0.2 से 2%। अब अगर पेशेंट एनीमिक है, उसको एनीमिया है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसे कहा जाता है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेटिकुलोसाइट्स जो हमें नजर आया, रेटिकुलोसाइट्स मयट मल्टीप्लाई बाय मयट हीमोग्लोबिन, जितनी पेशेंट की हीमोग्लोबिन आई है वो उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू पर। सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एनीमिक पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ मैंने बता दिया था कि रेटिकुलोसाइट की वैल्यू होती है 0.2 से 2%। अब अभी इससे कम हो तो वो किन कंडीशंस में हो सकती है, थैलासीमिया में, क्योंकि थैलासीमिया में हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से RBC काउंट पर भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली हमारी जो सेल लाइन है, जो WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, उन सब का काउंट कम हो रहा होता है। RBCs की हमारे पास जो इमेच्योर फॉर्म है रेटिकुलोसाइट काउंट,
अब आरबीसीज की प्रोडक्शन ही हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रही होती एप्लास्टिक एनीमिया में। इसके अलावा मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में भी इसका काउंट कम हो रहा होता है। मेगा मतलब लार्ज और ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल्स, इसमें हमारे पास परनीशियस एनीमिया भी इसकी एक टाइप आ जाती है। वो एनीमियास हम लोग तब प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी रेड टी काउंट कम होता है। इसके अलावा ये हाई किंग कंडीशन में हो सकता है पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया में बेसिकली हमारे जो बोन मैरी होती है वो आरबीसीज की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है। आरबीसीज की प्रोडक्शन अब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली रेटिक्युलोसाइट्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ब्लड लॉस की वजह से भी रेटिक्युलोसाइट्स काउंट ज़्यादा हो सकता है। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.